थ्योरी ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से एक बार आपके सामने। अब हम जो आर्टिकल्स पढ़ने जाएंगे उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की क्या जो पावर्स हैं, जो कंप्लीट जस्टिस यानी किसी केस में कोई जस्टिस रिक्वायर्ड है और वो पर्टिकुलर लॉ शायद वो जिस जस्टिस को जो है नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है उस जस्टिस के गैप को फिल करने का। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिए गए जजमेंट्स ऑर्डर्स उनकी इन्फोर्सिबिलिटी कहाँ तक है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रेसिडेंट के क्वेश्चन पे ओपिनियन देता है, उसकी क्या वैल्यू है या वो किस तरीके से दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट में के रिगार्डिंग रूल्स, प्रैक्टिस, प्रोसीजर वगैरह क्या बना सकता है, इससे भी रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। तो सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना बेयर एक्ट निकाल के रख लें। और अब हम इस अगले आर्टिकल्स को 140 ऑनवर्ड्स 141 ऑनवर्ड्स जो है 141 से आर्टिकल अनुच्छेद वहाँ से पढ़ना शुरू करें। देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसे कंप्लीट कर दूँ सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल 141, the law declared by Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। ठीक है, तो अब ये क्या है, जो भी लॉ डिक्लेयर्ड, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या डिक्लेयर कर रहा है? द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट कोई किसी चीज़ को लॉ डिक्लेयर, जैसे कि मान लीजिए कोई गाइडलाइन हो गया किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए बेल के गाइडलाइंस हो गए, या अभी जो सेक्शन जो 124A है आईपीसी का, जो कि सेडिशन से रिलेटेड, राजद्रोह से रिलेटेड, उसमें उन्होंने कहा कि पहले जो है कोड, पहले तो उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसको कहा, या स्टेट गवर्नमेंट को, कि सेडिशन पे जो है राजद्रोह पे मुकदमा दर्ज ना करिए। अगर मुकदमा दर्ज होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, उसमें जो भी जिस ग्राउंड पे सेडिशन लगा है उसको देखें और कोशिश करें इस पे बेल दे दें। तो इस तरीके से सेडिशन पे अंतरिम रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब जो हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो आर्टिकल वाकई में सुप्रीम कोर्ट क्या है, क्यों सुप्रीम है, वो इस चीज़ को बताता है। द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइजेस ऑफ इट्स जुरिडिक्शन may pass such decree or make such order as is necessary for doing a complete justice if there is a requirement to complete for complete justice। मान लीजिए कोई जस्टिस, किसी भी केस में कोई कंप्लीट जस्टिस करना, उनको लग रहा है यार कि ये जो लैकुना है या इस गैप, अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से डिसीजन दे दूंगा तो शायद जस्टिस कंप्लीट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जस्टिस, protection of the protector and guardian of the constitution। If there is need of anything, he can give to society, he can give to us, he is protector of our freedom। अभी ऑनरेबल सर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के खिलाफ एक लेटर पास हुआ था किसी कोर्ट से या किसी बार एसोसिएशन से, तो बहुत लोगों ने उसका क्रिटिसाइज, वाकई बात है, उन्होंने काफ़ी फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने काफ़ी लोगों को उनके फ्रीडम्स के बारे में आगे आके उनको बताया कि नहीं, इनके फ्रीडम्स को स्टेट इस तरीके से इंक्रोच नहीं कर सकती। चाहे वो महाराष्ट्र अर्नब गोस्वामी का मामला हो, चाहे वो किसी का भी मामला हो, डी.वाई चंद्रचूड़ ने हमेशा एज अ प्रोटेक्टर ऑफ गार्जियन ऑफ द आवर फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमेशा उन्होंने एक्टिव रोल दिखाया है। तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी डिक्री और मेक सच ऑर्डर जो नेसेसरी फॉर उसको कंप्लीट जस्टिस कर, इन एनी कॉज आर मैटर पेंडिंग बिफोर इट, उनके सामने कोई भी
कॉज है या कोई कारण है या कोई मैटर है जो पेंडिंग है, एंड डिक्री सो पास्ड decree so passed order made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as prescribed by under any law made by Parliament and until the provision in that behalf so made in such manner as President may by order prescribe। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है कोई ऑर्डर पास करता है तो उस ऑर्डर की जो वैलिडिटी है, जो इन्फोर्सिबिलिटी है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया होगी। मान लीजिए एक ऑर्डर निकल गया तो ये अंडमान निकोबार में भी एप्लीकेबल होगा या कहीं भी जहाँ पे इसकी इससे जो कोई क्लेम या कुछ राइट्स इन्फोर्स कराना है तो उस पूरे थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया में इसको माना जाएगा। तो इसीलिए इसको जो है हम सुप्रीम बॉडी मानते हैं। आप देख लीजिए कितना पावर है इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। और फिर इसके बाद जो है इसका जो अगला प्रोविज़न क्लॉज है ये कहता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट shall as respect the whole of the territory have all and every power to make any order for the purpose of securing attendance of any person, discovery or production of any documents, or investigation or punishment of any contempt itself। तो पार्लियामेंट के किसी लॉ के सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, किसी का कोई लॉ है ऑलरेडी, उसके सब्जेक्ट में, उसके सबॉर्डिनेट मतलब उस लॉ को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट शैल एज रिस्पेक्ट द होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैव ऑल एंड एवरी पावर टू मेक ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द टेरिटरी। अब सपोज करिए उसे किसी तमिलनाडु में बैठे व्यक्ति को बुलाना है किसी केस में जिसका उसका रिलेशन है, वो एज अ विटनेस है, तो वो उसको बुला सकता है, किसी भी एविडेंस को मंगा सकता है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कह सकता है करने के लिए, और पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, और उसके जो ऑर्डर्स या उसके जो जजमेंट का जो कंटेम्प्ट किया, अवहेलना की गई है, उसके लिए वो पनिश कर सकता है। अब इतनी पावर है, आप समझ लीजिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का भी समय समय पे काफ़ी इसका सही उपयोग भी किया है, कभी कभी ये कंट्रोवर्सी में भी रहा है। जैसे कि अभी राजीव गांधी के असैसिनेशन में जो कुछ लोग इन्वॉल्व थे उनको जो है आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए, कंप्लीट जस्टिस करते हुए उन्होंने उसको रिहा किया, क्योंकि शायद उसमें जो मर्सी पिटीशन वगैरह थी वो काफ़ी डिले हो रहा था। फिर इसके बाद यूनियन कार्बाइड जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित न्याय करते हुए आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए उसमें कंपनसेशन के लिए कहा गया था। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन हमारा निकल के सामने आता है और लोगों के अधिकारों की संरक्षण करते हुए, उनके फ्रीडम को भी संरक्षण करते हुए समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी करता है। सोचिए आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, सोसाइटी को एक नई दिशा देने का भी काम कर रहा है। अब जो सेक्शन हम पढ़ेंगे ये काफ़ी पीटी का क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है, मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ऐसे करके इसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं। बट ये आर्टिकल आपको एज अ लॉ स्टूडेंट, एज ए प्रतियोगी छात्र के तौर पे भी इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। अब भाई सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा लॉ की एप्लीकेशन पता है। लॉ किसी कभी भी संवैधानिक कठिनाइयाँ या कोई ऐसा मैटर जो पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, तो प्रेसिडेंट उसको सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो लॉ फील्ड में इतने एक्सपर्ट होते हैं। और लॉ फील्ड में एक्सपर्ट होने का मतलब ये नहीं कि आपको लॉ सारे अच्छे से याद हैं, कौन सा सेक्शन कहाँ है। इसका मतलब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे साथ एग्जिस्ट कर रही हैं उसके लॉ के साथ उसका सामंजस्य बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये एक एक्सपर्ट की कैटेगरी में आता है। इसीलिए जो इमिनेंट जुरिस्ट होते हैं या जो बहुत अच्छे वकील माने जाते हैं, जो इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व किए हैं, जनरली उन्हें ही एलिवेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए।
आपके अंदर काबिलियत है, आप भी बन सकते हैं और आप भी लॉ के जरिए समाज को कुछ दे सकते हैं। जज बनने का मतलब ये नहीं कि जज बन रहे हैं आप या कुछ भी बन रहे हैं तो आप सिर्फ ग्लैमर फैलाएं अपना, या कुछ इस तरीके से अपने लोगों को दिखाएं, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसका नाम जुडिशियल सर्विस रखा गया है। सर्विस आप इम्पार्ट करें, जस्टिस डिलीवरी करें, आप रोज़ किसी न किसी लाइफ को आप अफेक्ट करेंगे, तो इतना अच्छा जस्टिस डिलीवरी रखें कि आपके द्वारा दिया गया हुआ न्याय लोगों के जीवन को संवार सके। ठीक है, तो जज बन के हमें यही करना है आगे चल के। और इस स्पिरिट को हमेशा याद रखें कि आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं और आपका काम है समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को संवारना। तो आर्टिकल 143, इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट हैज़ अराइजन। तो दो पॉइंट यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट हैज़ अराइजन likely to arise which is of such nature or such public importance it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court। यहाँ expedient वर्ड का मतलब होता है कि उसके उपलक्ष्य में या उसके फ़ायदे के लिए opinion of the Supreme Court, he may refer the question to the Supreme Court consideration court may after such hearing as it thinks fit report to the president its opinion। तो मान लीजिए किसी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो पब्लिक नेचर का है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, और उसके उपलक्ष्य में उसके उसके कारण इसे जानना बहुत ज़रूरी है, उस पर कानूनी राय लेना बहुत ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट उस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर देगा और उस कंसिडरेशन के लिए कोर्ट में आफ्टर सच हियरिंग, और उसको हियरिंग करने के बाद उसको रिपोर्ट कर देगा। इसी कोर्ट की हियरिंग में अटॉर्नी जनरल आता है। अब यहाँ देखिए, जो कोर्ट की हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की 143 में, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से प्लीड करता है कि आखिर गवर्नमेंट क्या पूछना चाहती है या प्रेसिडेंट क्या पूछना चाहते हैं। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का रोल आ जाता है। फिर उसके बाद जो है अब हम देखेंगे, the president may, notwithstanding anything contained the provision to Article 1, refer a dispute of the kind mentioned in the said proviso to the Supreme Court for the opinion. Supreme Court shall, after such hearing, things will report to the president. President may, notwithstanding anything stand, मतलब आर्टिकल 131 में सारे प्रोविज़न रहते हुए रिफ़र अ डिस्प्यूट ऑफ द काइंड मेंशन इन द सेट प्रोविज़ो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द, मान लीजिए किसी स्टेट और उसमें डिस्प्यूट है 131, तो प्रेसिडेंट उसको रेफ़र भी कर सकता है। अगर पार्टीज़, अगर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट या दो से ज़्यादा स्टेट का डिस्प्यूट है, अगर वो उसमें नहीं जी जाती है तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर देगा। ठीक है, अब ये देखिए, क्यों आप सुनते होंगे कि जो सारे कोर्ट्स हैं वो सब सबऑर्डिनेट है सुप्रीम कोर्ट के, इसका रीज़न आर्टिकल 144 में है। ऑल अथॉरिटीज सिविल्स एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जितने भी हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, ये सारे जो है सुप्रीम कोर्ट को सहयोग करने के लिए काम करेंगे। न कि ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को नकार दें, सुप्रीम कोर्ट से कहे गए वक्तव्य को नकार दें, सुप्रीम कोर्ट के कहे गए ऑब्जर्वेशन को नकार दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 144, आर्टिकल 142, आर्टिकल 141 ये जो हैं वाकई में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पावर प्रदान करती हैं, डिलीवर करती हैं, कन्फर करती हैं। ठीक है, आगे के प्रोविज़न्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। आप लोग चाहें तो अपने से बेयर एक्ट जो अपने रूल्स रेगुलेशन है सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगा, उसको पार्लियामेंट वगैरह में लेट डाउन करो। तो आज के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट हमारा ख़त्म हुआ और इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के MCQs करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर समझेंगे कि क्या आपको बेयर एक्ट पढ़ने से कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं। और MCQs करने के बाद आप भी अपने उपलब्ध जो मटेरियल है आपके पास उससे MCQ करें। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी उसमें सिंगल की हो गए, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे MCQ लगाएं तो आपके सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक पर जो है कमांड हो जाएगा। JLO या किसी भी PCJ में अगर क्वेश्चन आता है आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।